40। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करें। देखो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो बेटा, 100 मार्क्स के पेपर में सबसे पहले मैं आपको सिलेबस डिफाइन करता हूँ, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। देखो, आपका सिलेबस है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, एबीसी कॉस्टिंग, प्रोसेस, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, सर्विस कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, मार्जिनल, बजटरी और स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक टॉपिक और आता था, मैं लिख देता हूँ, अभी हटाया है इन्होंने, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये अभी नए सिलेबस में डिलीट कर दिया है, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनो बेटा। सबसे पहली बात, कॉस्टिंग में ही ध्यान रखना, 100 मार्क्स के पेपर में 70 मार्क्स का पेपर आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है, और 30 नंबर का एमसीक्यू आएगा, और ये है प्रैक्टिकल, ठीक है। एमसीक्यू का मतलब ट्रू एंड फॉल्स या 4 क्वेश्चन टाइप। ये बाइफरकेशन, मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाना, ये बाइफरकेशन आईसीआई ने दी है। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में उसको फॉलो करे। कभी ये 80 का और ये 20 का, ये 90 का, ये 10 का, ये 60 का, ये 40 का भी दे देगा। उनका कोई दीन ईमान धर्म नहीं है, ठीक है। बस आपको समझना है, प्रैक्टिकल आएगा, एमसीक्यू आएगा, बात, ठीक है। 100 मार्क्स के पेपर में 90 प्लस आपको लाने हैं, टारगेट है, और बहुत आसान है। मतलब मैं तो आपको, मतलब ये मिनिमम टारगेट है, 100 आउट ऑफ 100 आपको लेकर आने हैं और आपको मैं दिलाऊंगा, ठीक है। आज एक स्टाम्प पेपर पे लिख लो कि सर ने बोला था 100 में से 100 लाने हैं, तो आएंगे। दूसरी बात, 3 घंटे के पेपर में ये मेरी गारंटी है कि आप 2 घंटे में अपना पेपर खत्म कर दोगे, ठीक है। बशर्ते आपको मेरी बातें फॉलो करनी पड़ेंगी। जितना मैं क्लास में कराऊं उतना घर जाके रिवाइज कर लो। जो असाइनमेंट मैं आपको दूंगा वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह करने, उसके बाहर पेपर नहीं आने का, मेरे में सब कुछ कवर है असाइनमेंट में, ठीक है। कॉस्टिंग पढ़ाते हुए मुझे 35 साल हो गए। मैं बोर्ड ऑफ स्टडीज का मेंबर हूँ आईसीआई में, और एग्जामिनेशन कमेटी में भी रह चुका हूँ। तो ये बहुत आसान है आपको अटेम्प्ट करना, बस स्ट्रेटेजी आपकी ठीक होनी चाहिए। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको ना 2 रजिस्टर प्रिपेयर करने हैं, ओके। क्यों सर? एक आपको बनाना है कॉन्सेप्ट का, ओके, एक बनाना है प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर का।
कॉन्सेप्ट का आपको अलग बनाना है, समझ गए? क्यों सर में हम क्यों अलग बनाए? देखो, अगर आप एक ही रजिस्टर में सारे कॉन्सेप्ट भी करोगे, क्वेश्चन आंसर भी करोगे, तो क्या होता है एग्जाम के टाइम पर ना, मतलब हमारी एक थॉट होता है कि सर सारा मेरी आंख के आगे से निकल जाए एक दिन पहले, तब तो मेरा एग्जाम अच्छा जाएगा, तब तो मेरी तैयारी पूरी है। तो सर ये तो 4-5 रजिस्टर भर जाएंगे, तो सारे पूरे 4-5 रजिस्टर एक दिन में कैसे निकालोगे? आंख के आगे से निकल ही नहीं पाएंगे। तो अगर हर टॉपिक का, ये जो टॉपिक है इनके कॉन्सेप्ट आपके अलग होंगे, ठीक है, और ये अलग होंगे, तो कॉन्सेप्ट सबसे पहले तो रिवाइज हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर आप फर्स्ट टाइम करोगे, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन करने हैं, समझ के बाद जब सेकंड टाइम करोगे, है ना, तो इसमें क्या होगा, मार्क कर लोगे, सर ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसको मैं बार बार नहीं करूंगा, इसमें मुझे फंसने की उम्मीद लग रही है। तो हर टॉपिक में ना आप मार्किंग करते जाओगे कि बाद में इसको मैं एक बार और देखना चाहूंगा, समझ गए? तो क्या होगा, लास्ट मोमेंट के लिए आपके पास मसाला तैयार हो गया, कॉन्सेप्ट तो है ही, और सिलेक्टेड क्वेश्चन, है ना, तो आपकी बेस्ट रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि आपने इनपुट बहुत अच्छा डाला है। जब इनपुट अच्छा होगा तो प्रोडक्ट तो अच्छा होना ही है, क्योंकि कहने से थोड़ा ना 100 में से 90 या 100 में से 100 आ जाएंगे, ठीक है। ये पहला स्टेप है हमारा, राइट। और दूसरा, कौन दूसरा कॉन्सेप्चुअली आपको अच्छी तरह समझना है, मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके दूंगा हर चीज, ठीक है, बिल्कुल एकदम, ताकि आपको अच्छी तरह हर चीज समझ में आ जाए, राइट। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है, आप बेसिक शुरू करते हैं पहले, ठीक है। चल ये उतार लिया, वो वाला नोट कर। सबसे पहले बेसिक शुरू करते हैं। देखो, बेसिक्स में दो टर्म आएंगी, एक आएगा कॉस्टिंग, एक आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। एक वर्ड आएगा कॉस्टिंग और एक वर्ड आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग। ध्यान से सुनना जरा, इनको समझने से पहले आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कहानी सुनाता हूं छोटी सी बहुत, और उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। जब पर्टिकुलर मैंने अपनी आईसीडब्ल्यू की डिग्री ली, ओके, उसके बाद सीए की डिग्री ली, तो प्रैक्टिस स्टार्ट करी, कुछ कंपनीज में काम किया, ठीक है। क्या काम किया? कॉस्टिंग का, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रूल रखे हो। मतलब कंपनी की प्रॉब्लम क्या थी कि सर हमारा ना प्रॉफिट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा भाई? क्योंकि सेलिंग प्राइस हो बढ़ा नहीं सकते, परफेक्ट कंपटीशन है, महंगा कैसे बेच लोगे, कस्टमर आएगा ही नहीं। तो कॉस्ट को मैनेज करो आप। तो हमने कहा मैनेज कर लेंगे कॉस्ट को। तो हम उस कंपनी में गए, हम एक कंपनी में गए, ठीक है, जैसे मारुति कंपनी। हमने ये देखा, सबसे पहले मटेरियल आप कहां से मंगाते हो सर? सप्लायर की लिस्ट ली, ये देखा कि मटेरियल सर आप महंगा मंगा रहे हो और क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। तो दो बातें आई, महंगा मटेरियल ले रहे हो और सब स्टैंडर्ड का ले रहे हो। फिर देखा लेबर, आपने जो प्रोडक्ट बना रहे हो उस पर, उन मशीनों पर अननेसेसरी 4-4 फालतू लेबर लगे हुए हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ तो लेबर हटवाए और कुछ काम ऑटोमेटिक मशीन लगवा के करवाया, तो वहां से लेबर हटे, ठीक है। कुछ हमने ये देखा कि रेंट अननेसेसरी ज्यादा जा रहा है, सर इनको एग्रीमेंट रिवाइज कर दो। तो इस तरह से हमने खर्चे क्या करें, कम करें। तो पूरी कॉस्ट का मतलब पूरा पर्पज जो हम पढ़ रहे हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हमारा पर्पज है कॉस्ट को कम करना, राइट। तो अब इस प्रोसेस में हमने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले क्या करा कि कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट कैलकुलेट करनी है।
जिस तरीके से, जिस मेथड से, टेक्निक से, प्रोसेस से हमने कॉस्ट को निकाला प्रोडक्ट की, उसको बोलते हैं कॉस्टिंग। उसे क्या बोलते हैं हम? कॉस्टिंग। मतलब कैसे निकाला मैंने? पहले मटेरियल देखा, फिर लेबर एंड देन ओवरहेड, यानी एक प्रोसेस है। यानी क्या है? एक प्रोसेस। प्रोसेस समझते हो? सीए बनना है तो सीए बनने का प्रोसेस क्या है? पहले फाइनल, पहले फाउंडेशन, फिर इंटर एंड देन फाइनल। ये प्रोसेस है ना? ठीक है। आपको गुड़गांव जाना है मान लो ट्रेन से, तो पहले क्या जाओगे? स्टेशन पे जाओगे, टिकट लोगे, फिर ट्रेन का वेट करोगे, फिर वहां पर बैठोगे, है ना? पर अपने स्टेशन पर आने पर उतरोगे। तो ये क्या है? प्रोसेस है। तो जिस प्रोसेस से, जिस टेक्निक से हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। राइट। अब क्या फायदा, मैंने कॉस्ट निकाल ली, नहीं तो मैं मैनेजमेंट को दिखाऊंगा ना, देखो देखो सर, आप ना सप्लायर से महंगा ले रहे थे, उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, आप लेबर को कम करना है। तो ये सब मैनेजमेंट को मैं क्या करूंगा? प्रेजेंट करूंगा। कैसे? अकाउंटिंग की फॉर्म, मतलब जैसे अकाउंटिंग करते थे आप, डेबिट क्रेडिट, वो नहीं, टेबुलर फॉर्म में। तो अकाउंट्स मतलब क्या है? ये कॉस्ट की अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग किसकी है? कॉस्ट की। यानी मैनेजमेंट को प्रेजेंट करना टेबुलर फॉर्म में, ताकि वो डिसीजन ले सके, हाँ मटेरियल महंगा ले रहे हैं, हाँ लेबर फालतू में लग रहे हैं, राइट? तो जहां जहां कॉस्ट में कम कर पाओ, राइट? तो ये क्या है? कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालने का तरीका, राइट? और ये क्या है? रिकॉर्ड करने का तरीका। तो शॉर्ट में अगर बात करेंगे, क्या है? अरे द प्रोसेस, यानी टेक्निक टू कैलकुलेट द कॉस्ट। कॉस्ट को कैलकुलेट करने का तरीका है, हाउ टू कैलकुलेट, राइट? हर चीज का प्रोसेस होता है ना, हर चीज का क्या होता है? एक प्रोसेस। अच्छा, प्रोसेस को फॉलो करने में हमें कुछ नियम को ध्यान में रखना पड़ता है, नहीं भाई यहां से गुड़गांव जाना है तो प्रोसेस है ना, तो नियम तो फॉलो करोगे ना, कि स्टेयर्स आप कहां से चढ़ोगे, कहां से टिकट लोगे। प्रोसेस में, प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आप नियमों का सहारा लेते हो, यानी बाई फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन, राइट भाई? नियमों का सहारा लेके, प्रोसेस को फॉलो करके कॉस्ट निकालना, दैट इज कॉस्ट, राइट? और ये क्या है? टू प्रेजेंट, ठीक है, टू मैनेजमेंट इन टेबुलर फॉर्म, इन टेबुलर फॉर्म, नॉट इन डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट में नहीं भैया, टेबुलर फॉर्म में मैनेजमेंट को प्रेजेंट करना, ताकि वो डिसीजन ले सके, ठीक है? सो दैट दे आर इन ए पोजीशन टू टेक द डिसीजन। डिसीजन किसका? कि कहां कहां मुझे कॉस्ट कम करनी है, राइट? कॉस्ट अकाउंटिंग समझ आ गई, ठीक है, कॉस्टिंग समझ आ गई। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल देता हूं, इसमें ये भी है प्रेजेंट करना, ठीक है, हर एलिमेंट को, मैनेजमेंट को प्रेजेंट करना टेबुलर फॉर्म में, प्रत्येक एलिमेंट, ठीक है, ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट को, कितना मटेरियल, कितना लेबर, कितने ओवरहेड, राइट? अच्छा, एक एग्जांपल मैं और देता हूं ताकि समझ आ जाए। मान लो आप, ठीक है, मान लो एक्स ने, एक्स को उसकी मम्मी ने 2,000 रुपए दिए कि बेटा जाइए सामान ले आ, ठीक है, आटा ले आ, मैदा ले आ, ठीक है, दालें ले आ, शुगर ले आ, ठीक है, ये सारी चीजें ले आ। अब ये सामान ले आया सारा, ठीक है, ला के मम्मी को ये कह दिया कि ये लो आप पे 100 रुपए ले लो आप अपने। तो मैं 1,900 रुपए का सामान ले आया, समझ रहे हो? अब मम्मी ने कहा बेटा 1,900 रुपए का तो इतना सामान लाया, मुझे लग रहा है कहीं गड़बड़ है, तो कुछ सामान महंगा लाया है।
अच्छा बता कौन सा सामान कितने का। अरे मम्मी की तो मैंने नोट ही नहीं करा, मैंने तो बस उसने ये कहा कि 1900 रुपए का बिल बना, मैंने 1900 रुपए दिए और सामान लिया और आ गया। मैंने कहा बेटा ये क्या कर रहा है तू, तो ये तो बता कि कौन सा सामान कितने का। राइट। फिर वो दुकान पर भागा भागा गया मैं कि भाई अच्छा दुकानदार जी ये बताओ आटा कितने का। नहीं, आटा है सर जी 1000 रुपए का, मैदा है 200 रुपए का, दाल है 300 रुपए की, शुगर है 400 रुपए की। राइट, ये आया बिल। तो ये जो हर एलिमेंट कौन सा कितने का ये बिल दिया, ये बिल दिया, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, दैट इज अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट ना, खर्चों का ब्यौरा रखना। राइट। और मैं दिखा रहा हूं ना मम्मी को ये लो बिल, यानी प्रेजेंटेशन, क्लियर पार्ट, यानी प्रेजेंटेशन, कि जब आप खर्चों की रिकॉर्डिंग करते हो ताकि आप मैनेजमेंट को दिखा सको, ताकि मैनेजमेंट देखकर ये निर्णय ले सके हाँ भाई हाँ यहां ज्यादा आ रही है इसको कम करें, वो कहलाती है कॉस्ट अकाउंटिंग। समझ में आ गया। और किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना कॉस्टिंग तरीके से। राइट, समझ में आ गई बात। प्रोडक्ट की निकलेगी, हर प्रोडक्ट की अलग अलग कॉस्ट निकलेगी एक तरीके से नियमों को फॉलो करके। जिस तरीके से, जिस मेथड से आप कॉस्ट निकालते हो, ठीक है, उस तरीके को बोलते हैं कॉस्ट। चलो अब आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पर। ये तो जो टर्म थी जो आगे के लिए बस काम आएंगी। ठीक है, एक टर्म आएगा एक्सपेंस, एक आएगा एक्सपेंडिचर। ओके, अब हमें समझना है बेसिकली डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट। बताओ क्या इन दोनों में डिफरेंस है। हाँ जी अनन्या उत्कर्ष, बेटा यहां तक समझ आ गया, ये बताओ जल्दी। अच्छा आप ये बताओ, ये दोनों वर्ड सुने हुए दे, ये देखे हुए कई वर्ड ऐसे कुछ लगे, क्या क्या ये सेम है या अलग है। अलग है, अलग है, क्या अलग है बताओगे। जो मन में आ रहा है बताओ, तभी तो ठीक होगा। चलो मैं बताता हूँ, कोई नहीं नहीं नहीं, तो मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं, ध्यान से सुनो। ये होता है खर्चा और ये होता है व्यय। ये तो है हिंदी में नाम, इससे मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, पर लिखना जरूरी होता है बस। अब ध्यान से सुनो, जब आप बात करते हो ना एक्सपेंस की, तो इसका मतलब होता है रिवेन्यू नेचर। क्या, रिवेन्यू नेचर का खर्चा एक्सपेंस का नाम लिया जाता है। और जब आती है बात कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल नेचर, तो बात आती है एक्सपेंडिचर। राइट, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिसका लाभ हम लंबे समय तक उठाते हैं, यानी एसेट्स में खरीद रहा हूं, कोई प्लांट मशीनरी बिल्डिंग कार स्कूटी बाइक ये खरीद रहा हूं, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, वहां एक्सपेंडिचर वर्ड इस्तेमाल होता है। जो डे टू डे लाइफ के खर्चे होते हैं जिसका लाभ विद इन द ईयर उठाते हैं, उसके लिए एक्सपेंस वर्ड का इस्तेमाल होता है। राइट, इतना समझना है बस आप। ठीक है, तो रिवेन्यू नेचर का मतलब जिसका बेनिफिट हम लेस देन 1 ईयर, और ये बेसिकली फिक्स एसेट्स को क्रिएट कर लेता है। राइट, ठीक है, जैसे सैलरी पे कर रहे हैं, है ना, रेंट पे कर रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे कर रहे हैं, वो रिवेन्यू नेचर के खर्चे आते हैं, उनके लिए एक्सपेंस शब्द का इस्तेमाल होता है। राइट,
चेक। अब देखो डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट किसे कहते हैं, ठीक है, मैं लिख रहा हूं फिर समझाता हूं। कॉस्ट इज एन अमाउंट ऑफ एक्सपेंस which is to be incurred to produce the goods, बनाना और बेचना, ठीक है। एक बार नोट करो फिर समझाता हूं बहुत ध्यान से। हो गया। अब सुनो ध्यान से बहुत। कॉस्ट वो खर्चा है, क्या है, खर्चा है। कौन सा, जो माल को, प्रोडक्ट को, पेन को, पेंसिल को, मोबाइल फोन को, चेयर को, शर्ट को, टीवी को बनाने, बनाने का मतलब बेचना ही होता है, क्यों खरीद के रखूंगा तो, बना के रखूंगा तो है नहीं, है ना। तो बनाने यानी बेचने के लिए किया जाता है भाई। सबसे पहली बात, यहां मैं आपसे पूछ रहा हूं, कॉस्ट इज एन अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। क्या ये लाइन ठीक है? गलत हो जाएगी नहीं। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन आएगा, समझ गए। आपको लगेगा कॉस्ट खर्चा जो, हाँ था ठीक है, राइट, समझ गए। एग्जामिनर काट देगा। आपको होगा सर ठीक तो है, मैंने तो यही पढ़ी स्टडी में, आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, उसने एक्सपेंडिचर लिख दिया एक्सपेंस की जगह। एक्सपेंडिचर का मतलब एसेट्स हो गई, यानी लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो गया। नहीं, कॉस्ट का मतलब होता है जो पेन को बनाने में मटेरियल लग रहा है, लेबर लग रहे हैं, ओवरहेड लग रहे हैं, समझ गए। तो अगर एक्सपेंडिचर वर्ड आप लिख दोगे या एग्जामिनर लिख देगा और एमसीक्यू में पूछेगा तो वो सेंटेंस फॉल्स कहलाएगा, ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। और रीजन आपको देना पड़ेगा। अगर वो ये कहेगा एक्सपेंडिचर तो कहोगे फॉल्स, बिकॉज एक्सपेंडिचर बिकम्स एन एसेट which represents capital nature, but cost does not mean for capital nature. Cost means current revenue expenditure. चल ये बात समझ में आ गई। चल अब अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। यानी वो खर्चा, कौन सा खर्चा, जो मैं मोबाइल फोन बना रहा हूं उसके लिए जो खर्च कर रहा हूं, यानी मोबाइल फोन में क्या है, स्क्रीन है, प्लास्टिक है, लुब्रिकेंट ऑयल इस्तेमाल हो रहा है ना, सिम कार्ड इस्तेमाल हो रहा है, फोन में जो भी सामान इस्तेमाल हो रहा है और जो लेबर लग रही है और जिस फैक्ट्री में बन रहा है वहां का रेंट, तो ये सारे खर्चे उसके संबंधित हो गए। वो क्या, सब क्या है, कॉस्ट है। वो सब क्या है, कॉस्ट। तो सर इसको समझने की जरूरत कहती, सारे खर्चे ही तो कॉस्ट है? नहीं, नहीं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। एक्सपेंस को मैं दो कैटेगरी में डालता हूं, ठीक है। एक, नॉट बीइंग ए कॉस्ट, एक कॉस्ट जो माल को बनाने में होता है। अब कॉस्ट कौन सा नहीं है, वो खर्चा है। ध्यान से देखो जरा, अगर मैं कोई भी डिस्काउंट दे रहा हूं ऑन शेयर्स, कोई मैं डिविडेंड दे रहा हूं, ठीक है, कोई मैं इनकम टैक्स पे कर रहा हूं, कोई मैं गुडविल राइट ऑफ कर रहा हूं, कोई मैं एसेट्स बेच रहा हूं लॉस पर, तो ये सारे खर्चे तो हैं।
बट इन खर्चों का प्रोडक्ट के बनाने से कोई दूर दूर तक का संबंध नहीं है, राइट। इनकम टैक्स ये मेरी पर्सनल लायबिलिटी है, ठीक है, ये मेरी पर्सनल लायबिलिटी है। डिविडेंड पेड, ठीक है, ये प्रॉफिट का पार्ट है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। शेयर्स पर डिस्काउंट दे रहा हूं, कंपनी की पॉलिसी है, राइट भाई। गुडविल रिटर्न ऑफ, किसी को पे नहीं कर रहा खर्चा। एसेट्स को घाटे में बेच रहा हूं, कोई खर्चा किसी को पे नहीं कर रहा, तो इनका प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये खर्चे तो हैं, बट दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज कॉस्ट, दीज आर एक्सपेंस, दीज आर एक्सपेंस बट नॉट कॉस्ट। समझ में आ गई? कॉस्ट किसे कहते हैं? जो प्रोडक्ट बनाने के लिए खर्च करते हैं। नहीं नहीं, वो तो लॉस होगा ना। इन्वेंट्री तो स्टॉक हो गया ना, प्रोडक्ट का पार्ट हो गया, प्रोडक्ट बन चुका, उसकी कॉस्ट आ गई वो तो। एसेट, एसेट का मतलब मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये वो आएगा, वो तो खर्चों में आ गया ना, वो तो कॉस्ट में आ चुका पहले, रेवेन्यू। हो गया बेटा? हाँ जी, उत्कर्ष और हाँ जी, समझ आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ जी, चलिए आप देखो ध्यान से। जब कॉस्ट की बात करते हैं हम, तो कॉस्ट को दो पार्ट्स में डालते हैं। कॉस्ट किसे कहते हैं? जो खर्चा प्रोडक्ट को बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है, वो कॉस्ट होती है। तो कॉस्ट हमारी दो टाइप की है बेसिकली, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। इसको हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट हियर मींस प्राइम कॉस्ट, मेन। इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम दूसरा नाम ओवरहेड भी कहते हैं, और दूसरे खर्चे। इसमें क्या आएगा? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हो गया? हो गया? कर लिया? अब एक एक करके समझ, नोट कर लिया बेटा अनन्या? यस सर। चलिए अब ध्यान से समझना। डायरेक्ट मटेरियल एज वेल एज इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, देखो पहले मैं लिखता हूं फिर समझाऊंगा। डायरेक्ट मटेरियल मीन विच कैन बी
directly identified per unit of product which can be directly traceable, identified per unit of product. ठीक है, इंटीग्रल पार्ट हो, integral part of main product. It can be seen, feasible in finished goods. Significant value. वो कहलाता है डायरेक्ट मटेरियल. इनडायरेक्ट, which cannot be directly identified with product. डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं पर डायरेक्टली नहीं. कॉमनली यूज होता है. फॉर ऑल प्रोडक्ट. इनसिग्निफिकेंट वैल्यू. चलिए अब जरा समझते हैं, एक बार नोट कर लो, फिर एक एक करके मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं. नोट कर लिया? अब ध्यान नोट कर लिया अनन्या? चलो आप ध्यान से सुनना, जरा बस करना कुछ भी नोटिंग, बहुत ध्यान से लिसन. विच कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड. डायरेक्टली आइडेंटिफाइड हो. क्या वर्ड आया मेरे पास? डायरेक्टली. क्या वर्ड आया? कैन नॉट बी डायरेक्टली, यानी इनडायरेक्ट. ठीक है, इसको समझना है. ध्यान सुनो, मिस्टर ए, मुझे ये वर्ड समझना है, इसका अर्थ है क्या. लिसन, मिस्टर ए प्राइम मिनिस्टर को जानता है, पीएम को जानता है. कभी भी दिक्कत होती है डायरेक्ट घर पहुंच जाता है या फोन कर लेता है, और पीएम साहब इसकी बहुत इज्जत करते हैं. ठीक है, मिस्टर ए पीएम को नहीं जानता, बट ये एक ऐसे बंदे को जानता है जो पीएम को जानता है. समझ आ गई बात? अब तो जब ए पीएम को जानता है तो ये कौन सा रिलेशन हो गया है ना? हाँ, बस मुझे वर्ड की सेंस समझनी है तो चीजें समझ आएंगी. अब पर भाई मैं तो नहीं जानता पीएम, पर मैं एक बंदे को जानता हूं जो पीएम को जानता है, तो इसका मतलब रूट है, जानता तो है, बट कौन सा रिलेशन है? तो ये वर्ड समझ आ गए. अब ध्यान से सुनो, मैं कहना चाह रहा हूं ए क्या है. अच्छा बिल्कुल, जो खर्चा किसी भी प्रोडक्ट से डायरेक्टली आइडेंटिफाइड हो, ठीक है, डायरेक्टली आइडेंटिफाइड हो, पर यूनिट, एक यूनिट पर कितना, एक यूनिट पर कितना, फिनिश गुड्स में देखा जा सके और मेजर पार्ट हो और उसकी वैल्यू बहुत हो. ठीक है, ध्यान से सुनो. फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, क्लोथ का शर्ट बना रहा हूं मैं,
अब ध्यान से सुना, क्या बना रहा हूं? शर्ट। एक शर्ट में कितना कपड़ा लगता है? सर 2 मीटर, है ना? तो 2 मीटर की कॉस्ट डायरेक्टली आइडेंटिफाइड होगी। ठीक है, तो क्लोथ क्या है मेरे लिए? डायरेक्ट मटेरियल है। क्लोथ क्या है मेरे लिए? डायरेक्ट मटेरियल। क्यों? एक शर्ट में कितना कपड़ा लगता है उसकी कॉस्ट मैं पर यूनिट डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लूंगा ना। मैं पर यूनिट डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लूंगा। ध्यान से सुनो। और शर्ट में कपड़ा क्या है? मेजर पार्ट है ना, इंटीग्रल, और देखा भी जा सकता है। हाँ ठीक है, और सिग्निफिकेंट वैल्यू है भाई। शर्ट में कपड़े की तो कॉस्ट होती है मेन, राइट? आगे, अच्छा, शर्ट में जो धागा लगा है, थ्रेड, है ना, जो बटन लगे हैं, ठीक है, राइट? अब सर ध्यान से सुनना, कॉमनली यूज है भाई कंपनी में थ्रेड, बटन, या जिस मशीन पर बन रहे हैं उस मशीन का लुब्रिकेंट ऑयल इकट्ठा आ जाता है ना? ध्यान दो सर, वो तो कॉमन यूज हो रहा है, और इनसिग्निफिकेंट वैल्यू, बहुत कम वैल्यू का है, बहुत ही कम वैल्यू का, तो कंज्यूम हो जाता है। क्या हो जाता है? कंज्यूम। तो डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं होता। डायरेक्टली आइडेंटिफाई भाई कैसे कह सकते हो कि एक शर्ट में कितना धागा लगा? आप कहोगे सर टोटल कंपनी में कितना धागा आया और कितनी शर्ट आई? सर कुछ बेस लेके बांटोगे, है ना? इसका मतलब जब मैं बात करता हूं कपड़े की, जब मैं बात करता हूं कपड़े की, है ना, तो कपड़ा प्रोडक्ट से डायरेक्टली आइडेंटिफाइड हो गया। ये खर्चा है, ये प्रोडक्ट। जब मैं बात करता हूं किसकी? लुब्रिकेंट ऑयल की। जब मैं बात करता हूं किसकी? बटन की, थ्रेड की, है ना? तो ये बेस लेके बांटोगे ना, ये मेरा बेस है। बेस लेकर प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई करोगे ना कि सर लगभग लगभग कितना कंज्यूम हो रहा है, समझ गए? और इसकी कीमत बहुत कम होती है, इसकी कीमत बहुत कम होती है, उतनी थोड़ा होती है। और इंटीग्रल पार्ट थोड़ा होता है, कॉमन यूज होता है, राइट? चेयर बना रहा हूं, अब ध्यान से सुनते था ना, चेयर बना रहा हूं। चेयर बनाने में जो वुड है, ठीक है, वो डायरेक्ट मटेरियल है। और जो फेविकॉल है, फेविकॉल है, कीले हैं, नहीं, ये इनडायरेक्ट है। क्यों? सर एक चेयर में कितनी वुड? डायरेक्टली आइडेंटिफाइड, है ना? और इंटीग्रल पार्ट है, चेयर में तो वुड दिखाई भी देगी, और सिग्निफिकेंट वैल्यू में मेजर पार्ट है। पर कीले, फेविकॉल, अब कितनी फेविकॉल लगी? सर कैसे बताऊं कितनी फेविकॉल लगी? लगी तो है, पर देखूंगा एक महीने में फैक्ट्री में कितना लीटर फेविकॉल आया था, है ना, और कितना माल बना, तो बेस लेकर बांटूंगा, तो डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं होगा। समझ में आ गई? ठीक है। और दूसरा, ये थोड़ा सा भी ज्यादा लगा, ये थोड़ा सा भी गलती से ज्यादा लग गया, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। हाँ। ये थोड़ा सा भी ज्यादा लगा, फेविकॉल कितने का है, थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा, कौन सी आफत आ जाएगी? 2 कीले फालतू ठुक गई तो क्या फर्क पड़ेगा? समझ गए? तो ये थोड़ा सा भी ज्यादा लग गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट भाई? अब यहां एक पॉइंट और, इफ एक्स्ट्रा यूज, नहीं, देन नो मैटर, ठीक है। बट यहां पर भी, यहां पर क्या कहेंगे अब? इफ एक्स्ट्रा यूज, नहीं, देन कॉस्ट विल गो हाई। समझ गए? तो जिसके जरा से एक्स्ट्रा लगने पर कॉस्ट जंप मारती है, यानी वो भाई मेन है, वो भाई मुख्य है, वो इंटीग्रल है, वो वो प्राइम है, वो डायरेक्ट मटेरियल है। समझ गए? अच्छा रुको, अभी सब्जी बना रहे हैं, बनाइए सब्जी कभी देखिए, घर में देखी होगी ना, है ना, आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी। ध्यान से सुनो, तो जो रॉ डिश है, कच्ची सब्जी, कच्ची गोभी लाए, वो हमारे लिए क्या है? डायरेक्ट मटेरियल है। मैंने कॉल। नहीं, डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट में 3 चीजें आएंगी, लेबर भी आएगा, खर्चे भी आएंगे, केवल मटेरियल है, माल है। अच्छा, हाँ,
मसाले, मसाले क्या हैं? इनडायरेक्ट। क्योंकि मसाले तो गोभी में भी इस्तेमाल होंगे, आलू की सब्जी में भी होंगे, पनीर की सब्जी में भी होंगे, डोसे में भी होंगे। समझ गए? तो मसाले तो सब में क्या होंगे? कॉमन, है ना? थोड़ा सा मसाला ज्यादा पड़ जाए, ज्यादा स्पाइसी बनाइए कम स्पाइसी, मेरी कॉस्ट कोई फर्क बड़ा। अगर भाई साहब कच्ची सब्जी ज्यादा डल जाएगी तो सब्जी ज्यादा हो जाएगी? नहीं। पनीर की सब्जी बना रहे हैं, थोड़ा सा पनीर फालतू, तो भाई तो कॉस्ट बढ़ जाएगी मेरी। समझ गए नहीं? थोड़ा नमक ज्यादा बढ़ गया तो मेरी कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। तो नमक, समझ में आ रहा है? ठीक है। मोबाइल फोन बना रहे हैं, सेंस समझ आ रही है या नहीं, पहले तो ये बताओ। ठीक है, मोबाइल फोन बना रहे हैं। अब जैसे ये मोबाइल फोन है मान लो मेरे पास, ठीक है, तो उसमें स्क्रीन की कॉस्ट, प्लास्टिक की कॉस्ट डायरेक्ट है, मेजर है ना? स्क्रीन बनाने की कॉस्ट, प्लास्टिक की कॉस्ट, ये डायरेक्ट है। सिम कार्ड की कॉस्ट, ठीक है ना? बट वो फोन जिस मशीन पर बन रहा है, उस मशीन का लुब्रिकेंट ऑयल, है ना, ये कॉमन है। समझ के बाद ये मेरे लिए क्या है? इनडायरेक्ट। समझ में आ गई बात? कार इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, ठीक है, ऑटोमोबाइल में जैसे कार बना रहा हूं तो इंजन डायरेक्ट है, आयरन बॉडी डायरेक्ट है, ठीक है। जो टूल्स वगैरह मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वो कॉमन इस्तेमाल हो रहे हैं, इनडायरेक्ट। क्लियर पार्ट? तो ये डायरेक्ट मटेरियल और ये इनडायरेक्ट मटेरियल और ये इंडस्ट्री। बिल्कुल क्लियर है? फटाफट नोट कर लो, ये वाला पॉइंट रह गया था, समझाना था, इसलिए नोट कर लो। हो गया? चलो अब आते हैं डायरेक्ट लेबर। क्या? जानते हो डायरेक्ट लेबर किसे कहते हो आप? वर्ड क्या आ गया? डायरेक्ट। यानी वो लेबर जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। हाँ जी, वो लेबर विच कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। ओके, पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड कैन बी ट्रेस्ड, राइट। और वो द लेबर which cannot be directly identified, traced with per unit of product, that is commonly used, that is commonly used, common for all products, common for all products।
हो गया। नाउ लिसन, ध्यान से सुनना। वो लेबर जो एक यूनिट से डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सके, है ना, जैसे मैं बता रहा हूं, ये मेरा वर्क स्टेशन है, मशीन है, यहां पर ये रामलाल टेलर मास्टर, ठीक है, इस मशीन पर कपड़ा सिल रहे हैं, ठीक है, शर्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ये शर्ट। ये श्यामलाल, ठीक है, इस मशीन पर ट्राउजर्स बना रहे हैं, ठीक, राइट। ऐसे एक और लेबर है, इस मशीन पर ये भी शर्ट बना रहे हैं, ठीक है, ये 39 नंबर की, ये 42 नंबर की, ठीक है। मिस्टर सोहनलाल, ध्यान से, बाद में नोट करना आप जरा, देखो ध्यान से। एक टोहनलाल में रखा हुआ है, इन तीनों पे निगरानी रखी हो, कहीं ये गॉसिप तो नहीं कर रहे, ठीक है, ध्यान से। जो रामलाल को पैसे दे रहा हूं एक दिन में, शाम को आजा भाई रामलाल, कितनी शर्ट बनाई? सर जी मैंने ना आज 2 शर्ट पूरी कर दी, ठीक है, ले भाई तू 2000 रुपये ले अपने, यानी 1000 रुपये पर शर्ट, 1000 रुपये पर शर्ट, डायरेक्टली हो गया ना, ठीक है। हाँ भाई श्यामलाल, तूने कितनी ट्राउजर्स बनाई? सर मैंने तो 3 ट्राउजर्स बना दी आज, ठीक है, ले भाई तेरे 3000 रुपये, यानी 1000 रुपये पर ट्राउजर। ऐसे इसके भाई, इसने तो 4 बना दी शर्ट, ठीक है, इसके 4000 रुपये। तो ये जो पैसे मैं टेलर मास्टर को दे रहा हूं एक शर्ट बनाने के, एक ट्राउजर बनाने के, दैट इज डायरेक्ट लेबर, दैट इज। परंतु इन तीनों के सर पर एक डंडे के हिसाब से रखा हुआ है टोहनलाल, क्या कर रहा है? तीनों को निगाह कर रहा है, आपस में गॉसिप तो नहीं कर रहे, कहीं ये फोन पे घर पे बात तो नहीं कर रहे, समझ रहे, काम कर रहे हैं ना, ये तो समय नष्ट हो रहा है, टाइम से डिलीवरी नहीं देंगे, तो ये इनको चेक कर रहा है, समझ गए। कंपनी वाले इसको 5000 रुपये दे रहे हैं, इसको 3000 रुपये देने हैं सपोज, राइट, या 5000 रुपये दे रहे हैं, चलो जो भी अमाउंट दे रहे हैं, तो वो 5000, ठीक है, वो 5000 जरा बताना, 2 इसने शर्ट बनाई, 3 इसने बनाई, 4 इसने बनाई, 9 शर्ट, 9 हो गई, क्या 9 के लिए दे रहे हैं हम इसको 5000? बताओ भाई, मान लो इसने चलो 5 शर्ट बनाई, मान लेते हैं, तो टोटल 10 हो गई, है ना, इसको 5000 दिए मान, तो 10 शर्ट के क्या मैं इसको 5000, एक के 500 दे रहा हूं, तो एक के 500 आ तो गए। अरे भाई बात ठीक है, परंतु अगले दिन इसने काम तेजी से करा, इसने 3 शर्ट बनाई, है ना, इसने 4 बनाई, समझ रहे हो, इसने 7, इसने 8 बनाई, तो 15 शर्ट के भी इसके तो 5000 ही होंगे, 15 शर्ट के इसके भी तो 1 यूनिट पर अब चेंज हो गया, तो पर यूनिट आइडेंटिफाई थोड़ा हुआ, यानी ये कॉमन दे रहा हूं ना मैं, यानी ये मैं क्या दे रहा हूं? तीनों के कॉमन, तो ये इसकी सैलरी वेजेस क्या है? इनडायरेक्ट, आगे, यानी जो खर्चा पर यूनिट आइडेंटिफाई ना हो सके और कॉमनली यूज हो रहा हो, है ना। तो सर ये मत कहना पर यूनिट आइडेंटिफाई हो तो रहा है, सर 10 शर्ट के 5000, एक के 500, अरे भाई इसके तो 5000 ही रहेंगे एक दिन के, नहीं,
अगर ये अगले दिन ज्यादा शर्ट बनाते हैं तो इनको ज्यादा मिलेंगे ना, इसको तो पर डे उतने ही मिलेंगे। अगर मान लो अगले दिन 20 शर्ट बन गई तो 20 के 5,000, पहले दिन 5,000 10 शर्ट के, अगले दिन 5,000 रुपए, उन्होंने 20 शर्ट बनाई, तो एक दिन तो 500 रुपए हो गए, एक दिन 250, तो पर यूनिट तो चेंज हो गया। तो पर यूनिट आइडेंटिफाई कहां हुए? तो ये कॉमन है राइट। सर ये भी तो ऐसे ही हो रहा है, नहीं, पर ये एक शर्ट के तो फिक्स दिए हैं, ज्यादा शर्ट होगी तो ज्यादा, और फिर शर्ट पर आइडेंटिफाइड हो रहे हैं। समझ में आ गई बात? ये उतने ही रहेंगे, 5,000 ही रहेंगे। इसलिए ये कॉमन है, ये इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट। तान्या समझ आ गया बेटा? Yes, sir. तो अब हम लिख लेते हैं यहां पर, फॉर एग्जाम्पल लिखो, कॉस्ट टू टेलर मास्टर, कॉस्ट टू टेलर मास्टर, कारपेंटर, कारपेंटर भी समझते हो ना, तो एक चेयर बना रहे हैं, ठीक है, एक सोफा सेट बना रहे हैं, ठीक है। मशीन ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर कॉल्ड डायरेक्ट लेबर, कॉल्ड डायरेक्ट लेबर, राइट। बट हाउएवर, अच्छा एक चीज और, लैंग्वेज पर ध्यान देना, एग्जामिनर हर चेक करता चीजें, कभी भी लिखोगे ना हाउएवर, कॉमा आएगा उसके बाद, ठीक है, बगैर कॉमे के हाउएवर गलत हो जाएगा। हाँ जी, हाउएवर, कॉस्ट टू सुपरवाइजर, फोरमैन, सुपरवाइजर कॉल्ड इनडायरेक्ट, राइट। ऐसा हो ही नहीं सकता, एग्जाम्पल ही नहीं है कोई, वो तो लेबर तोड़ना है, पैकिंग कॉस्ट होगी ना वो तो। हाँ तो उसको तो मैं पर यूनिट नहीं दूंगा ना, उसको तो तनख्वाह दूंगा, है ये नहीं। पर अगर किसी लेबर को 1 यूनिट पैक करने के पैसे दे रहे हो तो वो डायरेक्ट है, क्योंकि पर यूनिट आइडेंटिफाइड हो गया भाई वो, ठीक है। मतलब जो भी लेबर, जरूरी नहीं है बनाने में, पैक करने में भी पर यूनिट दे रहे हो, दैट इज डायरेक्ट, मतलब पर यूनिट आइडेंटिफाइड है ना, हो गया। अच्छा अब आगे दे, लेबर में शामिल होता है, ध्यान रखना, ठीक है, कभी हम ओवर टाइम काम कराते हैं 6 बजे के बाद, वो भी लेबर में शामिल होता है, ठीक है। तो लेबर इंक्लूड्स, हाँ जी, फर्स्ट ओवर टाइम, यानी अगर मैं 6 बजे के बाद 2 घंटे लेबर को बिठाऊं और पैसे दूं तो वो ओवर टाइम भी लेबर का ही पार्ट कहलाएगा, ठीक है। मैं उसको कभी बोनस दे दूं, खुश होके ले भाई ले, बोनस दे देता हूं टेलर को, कारपेंटर को, मशीन ऑपरेटर को, तो वो भी लेबर का ही पार्ट है। अच्छा एक बात और, उसके हिस्से का कुछ पैसा मैं फंड में डाल देता हूं, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ठीक है। एम्प्लॉयर, ध्यान रखना, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में लेबर का ही पार्ट है। क्या होता है ये, सुनो ध्यान से, हमने कारपेंटर को महीने में जो शर्ट बनाई 25,000 रुपए दिए, हमने कारपेंटर को कितने पैसे दिए, 25,000 रुपए, ठीक है। कारपेंटर को 25,000 रुपए दिए महीने में, क्योंकि ने चेयर बनाई, हमें पता है कि यार ये जो है ना घर पे ले जाकर खर्च कर देगा,
और मेरे पास ये परमानेंट कारपेंटर है, ठीक है। 10 साल के बाद, 15 साल के बाद इसके बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी शादी होगी, समझ रहे बात, और खर्चे होंगे। फिर ये मेरे ऊपर आ जाएगा, सर मेरे को आपके पास काम करते हुए इतना टाइम हो गया, 5 लाख रुपए दे दो, समझ रहे हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा भाई तू अभी 25,000 मत ले, तू अभी ना 23,000 रुपए ले ले मेरे से, और 2,000 रुपए तेरे नाम के मैं डब्बे में डाल रहा हूं। जब रिटायरमेंट होगी तेरी, तब ये डब्बा घर ले जाइयो और अपने बच्चों की शादी कर लियो, मकान बना लियो। तो ये क्या कहलाता है, 2,000 रुपए एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। तो ये वेजेस का ही पार्ट होता है। तो ये 25,000 रुपए काउंट करूंगा, मैं तो 25 दे रहा हूं ना, 23 तुझे दे रहा हूं, 2 तेरे हिस्से के डब्बे में डाल रहा हूं। समझ में आ गई। अच्छा, अब कई बार ध्यान से सुनो जो मैं कहना चाह रहा हूं। कई बार क्या होता है, ये कारपेंटर रामलाल ये सोचता है, यार मेरा मालिक मेरे बारे में कितना सोच रहा है, मुझे भी सोचना चाहिए, है ना। तो मेरे डब्बे में वो कितना डाल रहे हैं, 2,000। अच्छा सर जी, मैं ना 23,000 रुपए मैं घर नहीं ले जाता, मैं 23 में से 3,000 डब्बे में डाल देता हूं, तो मैं घर कितने ले जाता हूं, 20,000। समझ गए, ध्यान से सुनना। तो ये 3,000 का मुझे कुछ नहीं करना भाई, मैं तुझे 23,000 दे रहा हूं और तेरे 2,000 डब्बे में डाल रहा हूं, तो तू 23 में से 23 डब्बे में डाल, 3,000 डब्बे में डाल, 4,000 डाल, तू घर कितने भी ले जा, मुझे इससे मतलब। क्योंकि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो विद इन द सैलरी होता है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो विद इन द सैलरी होता है, और एम्प्लॉयर का इन एडिशन टू सैलरी, इसलिए वो जुड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज एड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है, बिकॉज इट इज इन एडिशन टू, इन एडिशन टू वेजेस, ठीक है, वेजेस के अलावा होता है ना वो तो, ठीक है। हाउएवर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज विद इन द सैलरी, विद इन द वेज, वो तो वेजेस में से होता है, नो नीड टू एड। समझ में आ गई बात। तो ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो लेबर में जुड़ेगा, एम्प्लॉय का है तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। क्लियर है पार्ट, तब यह नोट कर लिया। अनन्या बेटा समझ आ गया इतना, चलो बिल्कुल, रब कर दो, हटा दो। ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एज वेल एज इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर। अब आता है डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट वर्ड का मतलब समझ आ गया ना, जो खर्चा प्रोडक्ट से सीधा जा रहा है, यानी मैं पीएम को जानता हूं तो डायरेक्ट खर्चे का सीधा प्रोडक्ट से लिंक है। एक शर्ट में कितना कपड़ा, डायरेक्टली है ना। कारपेंटर के पैसे भाई साहब सीधा चेयर में जाएंगे, क्योंकि वो चेयर के लिए दिए जा रहे हैं, बीच में कोई रुकावट है ही नहीं, ठीक है। हाँ जी, सेम डायरेक्ट एक्सपेंस में विच कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल विद प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल, ठीक है, यानी पर यूनिट, विद पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट कह लो, विद पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट।
ओके, देखो ध्यान से, सबसे पहले वर्ड आता है रॉयल्टी। अब एक एक समझते जाना है ना। क्या होती है रॉयल्टी? सुनो ध्यान से। वो खर्चा, तीन चीजें हैं, मटेरियल, ठीक है, लेबर और खर्चा। ठीक है भाई, कपड़ा मटेरियल है ना, टेलर मास्टर को पैसे दे रहा हूं, लेबर। ठीक है, अब बात आ रही है खर्चे की। चेयर बना रहा हूं, लकड़ी मटेरियल है ना, कीले फेविकॉल इनडायरेक्ट मटेरियल है वो। ठीक है, जो कारपेंटर को पैसे दे रहा हूं वो लेबर है। ठीक है, अब ध्यान से सुन, मैंने ये रॉयल्टी को समझा रहा हूं मैं। एक चेयर बनाई, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वालिटी की चेयर चेयर बनाई, उसकी कीमत रखी 2000 रुपए। ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक देखा, एक भी कस्टमर नहीं आया। अगले दिन एक भी नहीं आया। पड़ोस की दुकान सामने देखा, भाई साहब वहां तो लाइन लग रही है। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। अब मैं एक दिन गया, 7वें दिन सामने वाली शॉप पर, देखकर दंग रह गया। यार उसका मालिक तो मेरी चेयर पर ही बैठा है, यानी मेरी चेयर की क्वालिटी तो अच्छी है ना, पर उसकी चेयर धड़ाधड़ बिक रही है। तो मैंने कहा बाबूजी आपकी चेयर तो फटाफट फटाफट बिक रही है, पर मेरी ये हिम्मत तो नहीं हुई कहने की कि आप तो मेरी चेयर पे बैठे हो। देख तो मैंने लिया। तो मैंने कहा क्या कारण है? तो उसने कहा सीधी सी बात है, हमने ब्रांडिंग बना रखी है, उनका नाम है, कहता हमारा मार्केट में नाम है डूरियन, नाम से बिकता है, यानी इस नाम पर कस्टमर रिलाई करता है। ठीक है, लॉयल है हमारे प्रति, कि हम जो भी बना के बेचेंगे कस्टमर का भरोसा है हमारे ऊपर। समझ गए? आपको टाइम लगेगा। मैंने अपने दिमाग में सोचा यार टाइम तो नहीं है। मैंने कहा बाबूजी एक काम करते हैं, मैं मेरी जो चेयर है ये तो मान गए आप अच्छी क्वालिटी की है, हाँ मानता हूं। आप ऐसा करो, मेरी मैं जो चेयर बना रहा हूं उस पर आप अपना नाम लिखने का अधिकार दे दो, यानी मैं अपनी चेयर पर आपकी कंपनी का नाम छाप देता हूं बस, और फिर बेचता हूं, तो वो मेरी दुकान पे भी लाइन लग जाएगी, है ना। तो उसने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा देखो बहुत दूर है, इतना नहीं है कि आपका कस्टमर मेरे पास आएगा, ठीक है, बहुत दूर है, 1 किलोमीटर का रास्ता है। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो मैंने अपनी चेयर पर डूरियन का नाम लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, और मेरी चेयर भी बिकनी शुरू हो गई। तो क्या डूरियन वाले मेरे से कुछ मांगेंगे नहीं? तो कह रहे भाई साहब नाम इस्तेमाल करने के हर चेयर पर 100 रुपए दोगे आपको हमारे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 100 रुपए दे के चेयर तो बिक रही है। तो हर चेयर पर उन कंपनी का नाम लिख रहा हूं, हर चेयर पर नाम लिख रहा हूं, और उसके 100 रुपए दे रहा हूं। समझ गए? तो ये रॉयल्टी तो है, पर यूनिट आइडेंटिफाइड है क्योंकि हर चेयर के दे रहा हूं। ठीक है, तो ये कौन सा खर्चा हुआ? डायरेक्टली आइडेंटिफाइड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, है ना। एक चेयर के 100 रुपए, दो चेयर के 200, तीन चेयर के 300। बोलो क्लियर है? अनन्या समझ आ गया बेटा? यस सर आ गया। ये कहलाएगा रॉयल्टी। बोलो बिल्कुल क्लियर है? हाँ जी, चल इकट्ठे नोट करना अभी। दूसरा है हायर चार्जेस, हायर चार्ज। ठीक है, किराया क्या है? हायर चार्जेस। ठीक है, ध्यान से सुनो, किराया। हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं, राइट, बिल्डर है, बिल्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, बिल्डिंग बनाने में मुझे एक वेल्डिंग मशीन चाहिए। क्या चाहिए? वेल्डिंग मशीन। मेरे पास नहीं है। ठीक है, और ये बहुत महंगी आती है, मान लिया मैंने। तो मैंने कहा मैं इतनी महंगी मशीन खरीद के क्या करूंगा, किराए पे ले लेता हूं। तो ये जो मैंने बिल्डिंग बनाई, 2 बेडरूम का सेट बनाया,
ठीक है, ये बिल्डिंग बनाई एक्स के नाम से, इस पर इसको बनाने में ये वेल्डिंग मशीन किराए पे ली, इसका किराया इसको बनाने में 5,000 रुपये देना पड़ा। तो ये 5,000 रुपये इस प्रोडक्ट के लिए डायरेक्टली आइडेंटिफाइड है। समझिए बात। तो कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो एक ऐसी मशीन पर बन रहा है जो मशीन आपको किराए पे लेनी पड़ रही है या नहीं? ठीक है, तो वो किराया क्या है? डायरेक्टली आइडेंटिफाइड है। वो किराया क्या है? डायरेक्टली आइडेंटिफाइड। तो हायर चार्जेस ऑफ मशीन। बोलो, समझ आ गई? ये सारे कौन से खर्चे हैं जो डायरेक्टली आइडेंटिफाइड हो रहे हैं, जो हमारे डायरेक्टली आइडेंटिफाइड हो। ठीक है, चलिए एक और, कॉस्ट ऑफ मोल्ड। ठीक है, खांचा जिसे कहते हैं। ठीक है, मैप, नक्शा, ध्यान तो समझते हैं। हमने एक बिल्डिंग बनानी है, हमने क्या करना है? एक बिल्डिंग बनानी। अब उस बिल्डिंग को बनाने के लिए ये 100 गज की जगह है। क्या है ये? 100 गज की जगह, 100 स्क्वायर यार्ड। इसके लिए मुझे कि कहां पर रूम हो, कहां पर वेंटिलेशन हो, कहां पर किचन हो, कहां पर वॉशरूम हो, कहां पर लॉबी हो, तो नक्शा बनाना पड़ेगा। तो मैंने आर्किटेक्ट को 5,000 रुपये दिए नक्शे के। राइट, ये 5,000 रुपये क्या मैं किसी और बिल्डिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूं? अरे पर्टिकुलर होता है। तो ये कौन सा खर्चा हो गया? डायरेक्ट। डायरेक्टली आइडेंटिफाइड है ना, एक के लिए स्पेसिफाइड है। डायरेक्ट खर्चा हमेशा क्या होता है? एक्सक्लूसिव होता है। डायरेक्ट खर्चा हमेशा क्या होता है? एक्सक्लूसिव उसी के लिए होता है। राइट, मोल्ड, खांचा। जैसे मैं बात करूं, मुझे बॉटल बनानी है। ठीक है, तो बॉटल बनाने के लिए डाई खरीदते हैं। एक डाई होती है, वो खरीदी जाती है। ठीक है, या किराए पे ली जाती है। तो जब बॉटल बनाते हैं प्लास्टिक के, तो गर्म प्लास्टिक उस मोल्ड में डाल देते हैं, और जब सूख जाती है तो वो बाहर आ जाती है। तो उस मोल्डिंग वो 1 या 2 में चल पाती है। तो उस मोल्डिंग का खर्चा डायरेक्टली बॉटल के लिए हो गया। तो ये कौन से खर्चे हो रहे हैं हमारे? डायरेक्ट। समझ में आगे बात? आगे, एनी जॉब वर्क फॉर एन ऑर्डर। ठीक है, स्पेशल। अब ध्यान दो, एक ऑर्डर आया। लिसन, पहले समझ लो फिर बाद में नोट कर लेना। एक ऑर्डर आया, मान लो चेयर बनाने का ऑर्डर आया। ठीक है, अब वो चेयर पर कस्टमर ने कहा कि सर इसमें ना मुझे थोड़े से डायमंड लगवाने हैं। वो चेयर पर मुझे डायमंड लगवाने हैं। ठीक है, तो मैंने कहा डायमंड तो हम नहीं लगाते हैं, तो हम बाहर से लगवा के दे देंगे, है ना? तो जो मैं बाहर से लगवा के दे रहा हूं वो जॉब वर्क हो गया, तो वो तो उसी चेयर के लिए हो गया ना। तो वो कौन सा खर्चा है? डायरेक्ट। कौन सा खर्चा है? डायरेक्ट खर्चा। डायरेक्ट। क्लियर पार्ट में? एक मिनट, कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। कॉस्ट ऑफ सॉफ्ट, मान लो आपने कोई लैपटॉप खरीदा। ठीक है, उसमें अलग से सॉफ्टवेयर डलवा रहे हो, है ना? तो वो सॉफ्टवेयर तो उसी लैपटॉप के लिए है। क्लियर बात? तो ये कौन से खर्चे हो गए हमारे? डायरेक्ट। ये कौन से खर्चे हो गए? डायरेक्ट। कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज लाइक पावर। ठीक है, डीजल, ऐसा। मतलब मान लो मैं शर्ट बना रहा हूं और इस मशीन पर बना रहा हूं, तो इस मशीन का जो पावर होगा वो इस शर्ट के लिए डायरेक्टली आइडेंटिफाइड। नोट करो। हम्म, हम्म, चले जाए, वहां मिस्टर पांडे होंगे, उनसे मिल लेना।
पावर पावर हमारी पर यूनिट आइडेंटिफाइड कैसे होगी? ये सिंपल है, क्योंकि ये शर्ट इसी मशीन पर बन रही है, ये शर्ट इसी मशीन पर बन रही है। ठीक है, ध्यान रखना, एक तो पावर अलग होती है और ये जो बिजली का मीटर होता है ये अलग होता है, इलेक्ट्रिसिटी कॉमन होती है। ठीक है, इस मशीन का मीटर बेसिकली अलग होगा पावर का। तो हम देखेंगे एक दिन में कितनी शर्ट बना रहा है, 2 शर्ट, तो 2 शर्ट में पावर का मीटर कितना बिजली का बिल, कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, कितनी पावर कंज्यूम करता है, तो वो पर यूनिट डायरेक्टली आइडेंटिफाइड ऐसे है। पावर और इलेक्ट्रिसिटी में फर्क है। ये जो लाइट पंखा बत्ती चलते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी, ये कॉमन है, ये इनडायरेक्ट में जाएगा। ठीक है, पावर का मीटर अलग होता है और वो हर मशीन के लिए हम सेपरेट लेते हैं। तो ये सारे कहलाएंगे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर पानी? हो गया? एक और है, फीस पेड एज टेक्निकल असिस्टेंस। टेक्निकल नो हाउ कहते हो, मतलब कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई हमने क्या बनाया, प्रोडक्ट, मुझे नहीं पता वो कैसे बनना है, तो उसकी मैंने टेक्निकल जानकारी ली, तो जो टेक्निकल जानकारी लेने के लिए पैसे देते हो वो डायरेक्टली प्रोडक्ट के लिए है। राइट, तो ये सारे खर्चे मेरे कौन से हो गए, डायरेक्ट। बोलो समझ में आ गया? मैं रिवाइज कर रहा हूं। रॉयल्टी, ठीक है, डायरेक्टली है। हायर चार्जेस, ठीक है, कोई भी जॉब वर्क पेमेंट कर रहे हो, कोई भी मॉडलिंग का खर्चा, नक्शे का खर्चा, कोई भी सॉफ्टवेयर का खर्चा, राइट भी, कोई भी टेक्निकल का खर्चा, राइट भी, कौन कौन से, रॉयल्टी, हायर चार्जेस, पावर फ्यूल, ठीक है, टेक्निकल नो हाउ, सॉफ्टवेयर, जॉब वर्क, ये सारे खर्चे क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट। समझ में आ गया? नहीं नहीं नहीं, पेमेंट है ना, हाँ खर्चा है ना, मैं मतलब वो एक सम्मानजनक व्यक्ति होता है। ठीक है, टेक्निकली जो पेमेंट की जाती है वो खर्चा ही कहलाएगा ना। लेबर तो क्या होता है कि लेवल थोड़ा नीचे आ जाता है। हाँ, जैसे टेलर हो गया, कारपेंटर हो गया, दर्जी हो गया, है ना, इनकी तनख्वाह, इनकी पेमेंट को बोलते हैं लेबर। समझ गए बात? हाँ जी, क्लियर हो गया? डायरेक्ट टैक्स में समझ में आ गए कौन कौन से? एक बार कुछ कर रहा है बता। रॉयल्टी, हायर चार्जेस, मोल्डिंग या मैपिंग, जॉब वर्क, टेक्निकल नो हाउ, पावर फ्यूल, सॉफ्टवेयर। क्लियर? ये सारे खर्चे हमारे कहलाते हैं डायरेक्ट। यहां तक समझ में आ गई सारी चीजें। अब इसके बाद आता है कॉस्ट शीट। ठीक, अभी यहां तक आप रिवाइज करके लाना पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कॉस्ट शीट करेंगे मेन। आप